बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमने मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री, मैथ स्पेक्ट्रम क्या होता है और मैथ स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, हमने आज ये पढ़ना है इस लेक्चर के अंदर। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने मालिक्यूल, एटम, मालिक्यूलर आइन, ये सारे पढ़े, आइसोटोप्स पढ़े। आज हमने ये देखना है अगर किसी एक एलिमेंट के 3 या 3 से 4 जितने भी आइसोटोप्स मौजूद हैं, उन सब में से जिसका रिलेटिव अबंडेंस जो है वो कौन से वाले का ज़्यादा है और किस वजह से ज़्यादा है, उस चीज़ को हमने आज यहाँ पर मेजर करना है यूजिंग मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ये वाली डिवाइस यूज़ करते हुए हमने उसे देखना कि किस तरह ये रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करता है और आइसोटोप्स की निशानदाही करता है। तो स्टार्ट करते हैं मेन इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन को देखेंगे अगर हम, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, यानी कि ये एक वो आला है जो आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करके हमको देता है। यानी कि कितना आइसोटोप, फ़र्ज़ करें कि अगर कार्बन के 3 हैं, उनमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, इसे हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। और इस चीज़ को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। तो बेसिकली हम कैसे करते हैं, डेफिनेशंस की पढ़ता हूँ मैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनका रिलेटिव अबंडेंस मालूम करने के लिए, मेजर करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसे मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब इस चीज़ को ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब किस तरह ये डिवाइस वर्क करती है, किस तरह इसका प्रोसीजर क्या है, हम वो देखेंगे। तो इसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। बेसिकली वैसे 4 हैं, लेकिन मैंने 5 लिखे हैं इधर, क्योंकि एक स्टेप इसके अंदर आता है जो बुक में नहीं था, वो भी मैंने ऐड कर दिया, लेकिन आसान है बहुत ज़्यादा वो। अच्छा, सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारे पास कोई भी, हम जिस चीज़ को हमें मेजर करना है, जिसमें से हमने आइसोटोप्स को मेजर करना है, कौन से मतलब इसका ज़्यादा कौन सा कम है, वो हमारे पास सॉलिड शेप में भी हो सकती है, लिक्विड शेप में भी हो सकती है। अब कोई भी केमिकल है, फर्ज करें कि हमारे पास एक कार्बन का पीस है कोयले का, अब उसके अंदर तीनों उसके आइसोटोप्स जाहिर सी बात है मौजूद होंगे, लेकिन 2 जो है माइनर अमाउंट में मौजूद होंगे और एक जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगा। हमेशा ये रहता है, सब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, सब के साथ यही रहता है। एक हमेशा आइसोटोप ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है नेचर में, और बाकी जो होते हैं वो थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। अब ये देखें, हमारे पास एक सॉलिड चीज़ है या फिर लिक्विड चीज़ है, हमने उससे देखना कि इसके अंदर जो आइसोटोप्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वाला आइसोटोप कौन सा है, उसका मैस कितना है, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितने % पाया जा रहा है इस चीज़ के अंदर। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक स्टिक का टुकड़ा है, अब इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि ये कार्बन का है, लेकिन है नहीं, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं ये कार्बन का है। अब ये देखें, हमने इसे मेजर इसमें से करना है, इसके अंदर जो है आइसोटोप कौन सा कार्बन का ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको इस जगह से इसके अंदर डालेंगे। अब ये आ गया है हीटिंग फिलामेंट्स, पहला स्टेप इसका हीटिंग एंड वोलेटिलाइजेशन। पहला स्टेप याद रखिएगा मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का, हीटिंग एंड वोलेटिलाइजेशन, यानी कि मेल्ट करना और उसके बाद वेपर्स बना देना। सबसे पहले देखें ना, अगर हमारे पास आइस होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ मेल्ट करने की, तो उसे हम धूप पे रखते हैं या आग के ऊपर रखते हैं तो मेल्ट होकर पानी बन जाता है। अगर हम मज़ीद हीट करें तो वेपोराइज होना शुरू हो जाती है, वोलेटिलाइज होना शुरू हो जाती है, उसके वेपर्स बनते हैं, यानी कि भाप बननी शुरू हो जाती है। इसी तरह हर चीज़ की हमने यहाँ पर भाप ही बनानी है। अब देखें ज़रा, ये अंदर इसके अंदर आया, अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इन्हें रेड मैंशन किया हुआ है। ये जो हीटिंग फिलामेंट है ये उसे गर्म करते हैं, वो मेल्ट होता है, जब मेल्ट होता है तो मज़ीद गर्म करते हैं। अब इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, वेपर्स बनना शुरू, वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है जी, बन गए वेपर। अब हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, हीटिंग जो था वो हो गया कंप्लीट। हीटिंग में वोलेटिलाइजेशन भी आ जाता है और हीटिंग भी आ जाती है। हीटिंग में ये चीज़ वोलेटिलाइजेशन एंड वेपराइजेशन, ये 2 स्टेप्स हैं हीटिंग के अंदर। अब अगला स्टेप है इसका आयोनाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन और हीटिंग सिंपली ये एक चीज़ है। आयोनाइजेशन कैसे होगी, जो वेपर्स बने थे
जो हमारे पास जो सब्सटेंस का जो भी सैंपल था जो वोलेटिलाइज हुआ था, इसके वेपर बने थे, अब वो सब्सटेंस उसके वेपर्स आगे दाखिल होंगे। अब ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आगे, ये वाली, ये क्या करती हैं हमेशा, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगे होते हैं जो एक्स रेज इमिट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एक आर्क होती है, यानी एक्स रेज जो होती हैं ना, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। अब जैसे ये वेपर इसके अंदर दाखिल होंगे तो ये इनके ऊपर बरसेंगी, जब बरसेंगी तो हमने पहले पढ़ा था ना किस तरह हम कैटाइन बनाते हैं, किस तरह आयनाइन, तो जब इसके ऊपर पड़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे जो एटम्स होंगे फ्री स्टेट के अंदर, तो वो बन जाएंगे पॉजिटिव आयन, कैटाइन बन जाएंगे। अब ये बन गए पॉजिटिव आयन, हमारा आयोनाइजेशन हो गया कंप्लीट, यानी कि इधर आके चीज़ बन गई ना, पॉजिटिव आयन बन गए तो कैटाइन बन गया। सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल सा एग्जांपल था, इसे हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके वेपराइज़ किया, उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जब उसके ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट हुई तो वो बन गए कैटाइन, पॉजिटिव आयन बन गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। अब क्या होगा आगे जो है ना, इसके आगे हमने एक प्रिफोरेटेड एक सुराखदार जाली लगाई हुई है। नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा आयोनाइजेशन के बाद वो है सेपरेशन, मैंने लिख दिया लेकिन बुक के अंदर नहीं, सेपरेशन है। कैसे सेपरेशन होगी अब इस, यानी कि जो हमने प्रिफोरेटेड एक वो लगा दिया प्लेट, यानी कि जाली जो लगाई है हमने, इस जाली का काम क्या, हम इसे करते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी तरफ खींचते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जो नेगेटिव और नेगेटिव करीब आए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, धक्का देंगे। अब हमने ये नेगेटिव जाली यहाँ पर क्यों लगा दी, इसके अंदर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं 500 वोल्ट से लेके 2000 वोल्ट के दरमियान तक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब इसका मतलब है जितना वोल्टेज हाई होगा उतना मैग्नेटिज्म इसके अंदर डेवलप होगा, अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का, यानी कि अगर पॉजिटिव आयन होंगे तो उन्हें नेगेटिव वाली अट्रैक्ट करेगी और अगर नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेगी। हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव आयन्स। ओके, हमने जितने भी आइसोटोप देखने हैं उनके हमें पॉजिटिव आयन्स चाहिए। पॉजिटिव आयन को फिल्टर करने के लिए हमने ये लगाई है। कैसे, अब देखें ये नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो धुआं है ना, ये जो वेपर्स हैं इसके अंदर जब पॉजिटिव आयन्स मौजूद होंगे तो मे बी के नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की हम रेज उसके ऊपर डाल रहे हैं बेसिकली। तो रेज जो है बाज़ औक़ात एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे के अंदर अगर दाहर कर दें एक्सेलरेशन की वजह से तो वो नेगेटिव आयन बन जाएंगे। अब नेगेटिव आयन भी अगर अंदर चला गया तो काम ख़राब होगा, हमने इसे फिल्टर करना है। अब ये जो जितना वोल्टेज हाई होगा ये दो काम करेगा, एक तो पॉजिटिव को बड़ी अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ खींचेगा और सुराखों से आगे ट्रांसफ़र कर देगा, और नेगेटिव को बैक अप रिपेल कर देगा, उसे बैक करेगा, यानी कि अपने से दूर धकेलेगा, इस साइड पे धकेल देगा नेगेटिव आयन को। नेगेटिव आयन को अंदर इस चैम्बर के अंदर दाखिल होने नहीं देगी। अब ये हो गई, ये जो सारे हमारे पास आ गए ना इस चैम्बर के अंदर, ये हैं सारे के सारे पॉजिटिव आयंस, कैटाइंस, आइसोटोप्स के, डिफरेंट आइसोटोप्स के। अब इसके अंदर मिक्स आइसोटोप है, अभी हमें कोई पता नहीं कौन कौन सा आइसोटोप उसके अंदर पाया जा रहा है। अब आगे हमने ये जो दो लगा दिए ना इलेक्ट्रोड्स, इन्हें हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स, इसकी स्पीड में इजाफा करते हैं, और एक जैसे लेज़र बीम होती है इस तरह उसे एक लाइन के अंदर अलाइन कर देते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस आए थे पीछे से। अब होगा क्या, ये जो है ना इनके ऊपर फिर मौजूद होगा नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा इनके ऊपर। ये जो दो इलेक्ट्रोड लगे हैं ये मज़ीद उनको खींचेंगे पॉजिटिव वालों को, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी रफ्तार भी बढ़ेगी और वो एक ही यानी बीम के अंदर सफ़र करना शुरू कर देंगे। एक्सेलरेट किया इन्होंने। अब यहाँ पे आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ये दो है हमारे पास मैग्नेट। अब जैसे ही आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे ना तो आप पढ़ेंगे इस चीज़ को कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है ना तो उसका ऑटोमेटिकली जो पाथ बन जाता है वो ऐसे सर्कुलर घूमना शुरू कर देता है, वो ऐसे घूमना शुरू करेगा। अब हमारे पास ये बीम आई है। अब देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं उनका मैस नंबर
डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब चार्जेस जो होंगे ना उनके ऊपर आए, चार्ज आया सेम आ गया, और जो मैथ नंबर होगा उनका वो डिफरेंट होगा। अब देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये ही समझ लें, ये इसके 3 हिस्से हैं स्टिक के, ये इसके पीस कर लेते हैं हम। अब देखें ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। अब इनका मैंने अल्टीमेटली जो साइज़ है ना वो मैंने बराबर ही रखा है। फ़र्ज़ करें मैं डॉट लगाने लगा हूँ तो ये इसके ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने एक डॉट इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ है, इसका भी 1 ही लूज़ है, इसका भी 1 ही लूज़ है। अब बज़ाहिर आपको तो ये लग रहा है कि इन तीनों का जो है वो साइज़ और मैस बराबर है, लेकिन आइसोटोप में ऐसा नहीं होता। हम इनको छोटा बड़ा कर देते हैं। अब ये सबसे छोटी होगी हमारे पास, और ये उससे बड़ी होगी, और ये उससे बड़ी होगी, इस तरह से, ये इस तरह से। अब ऐसे एटम्स के साथ भी होता है, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन की कमी या ज़्यादती होती है। कुछ के अंदर न्यूट्रॉन कम होते हैं या कुछ के अंदर ज़्यादा होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन्स जो है ना, इनकी वजह से उनका मैस डिफरेंट हो जाता है। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि H जो है ये बराबर लगेगी तमाम के ऊपर, क्योंकि उनका ये तो चार्जेस के ऊपर लग रही है ना, मैसेज पे थोड़ी लग रही है, ये चार्ज के ऊपर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या करेगी, जैसे ये पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरने लगेंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ पर आते वक्त घूमना स्टार्ट करेंगे। अब घूम तो सकते नहीं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा पीछे से आते वक्त। अब ये थोड़ा सा बेंड होंगे अपने अपने मैस। अब जिसका मैस सबसे ज़्यादा है वो कम बेंड होगा, क्योंकि उसके मैस की वजह से वो जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड वो कैंसल आउट हो जाएगी। अब जिसका मैस सबसे कम होगा वो सबसे बेंड ज़्यादा होगा, जिसका उससे ज़्यादा होगा उससे कम होगा, जिसका उससे ज़्यादा होगा वो उससे कम होगा। अब नीचे हमने इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगाए हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। अब ये जो आए थे ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोप, देखें अब सर्कुलर पाथ बनाते ये हो गए। अब 3 इन्होंने बना दी हैं बीम्स, यानी कि 3 वो लाइनें बना दी हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। ये आप गिरेंगे, जैसे ही गिरेंगे ना तो ये बहुत सारे सेंसिटिव होते हैं, ये बड़े ही आइन सेंसिटिव। अब इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये आके इसके ऊपर गिरेंगे ना तो कुछ ना कुछ वोल्टेज बिल्ड होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जैसे ही पैदा होगा ना तो उस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के होते हुए करंट जनरेट होगा। बेशक वो करंट बहुत ही कम होता है, बहुत थोड़ा माइनर करंट होता है। माइनर करंट होने की वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे एम्पलीफायर, जो कि कंप्यूटर होगा, और कंप्यूटर एम्पलीफाई करके सिग्नल्स को इस ग्राफ की शक्ल के अंदर वो लगा देगा। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से गिरे हैं जी, ये जो फ़र्ज़ कर लें ये कार्बन 12 है, ये सबसे ज़्यादा उसके अंदर आया। उसके बाद दूसरा जो है उसकी तादाद कम थी। अब जो तीसरा है, फ़र्ज़ करें ना ये कार्बन 12 है, सबसे कम बैंड हुआ है, सॉरी ये वाला, क्योंकि ये इसका मैच ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो गया। अब ये जो आया ये कम है, ये जो है ये थोड़े से ज़्यादा है, ये कम। ऐसे वो जैसे वो कम होंगे तो ये इसका ग्राफ बनता जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हम हमेशा उसकी रिलेटिव अबंडेंस लगाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा उसका मैस नंबर लगाया जाता है आइसोटोप्स का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और ये जो काम किया ना हमने, ये हमेशा सबसे पहले हम इसके अंदर से गैस निकाल देते हैं, क्योंकि हमने एक प्योर सब्सटेंस को ही एनालाइज करना है, उसका एनालिटिक देखनी है। तो पहले हमें ज़रूरत होगी कि ये डिस्चार्ज ट्यूब हो, इसके अंदर सारा वैक्यूम क्रिएट किया गया हो, हवा निकाल दी गई हो। तो इस पर्पज़ के लिए हम प्रेशर इसका रखते हैं 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁷ तक, या टार के अंदर। तो इतना कम प्रेशर करके जब हम ये काम करते हैं तो हमारी आलमोस्ट प्योर चीज़ जो है वो एनालाइज होती है। तो ये थे इसके सिंपल स्टेप्स। आपने लिखना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन है, हेडिंग्स मैंने बना दी हैं, प्रोसीजर आप लिखेंगे, ये 3 सब स्टेप लिखेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी आगे आप लिखेंगे वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे और साथ में ये आप ये वाला ग्राफ बना देंगे। और इसे जब ये आपने बताना है ना, यानी कि इस स्टेप के अंदर जो है आयोनाइजेशन के बाद डिटेक्शन वाले स्टेप के अंदर
तो आप ये देखेंगे जब बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो तब आप ये फार्मूला भी साथ लिख के देंगे उसे, E और M इज इक्वल टू H R बटा 2E। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये यूज़ होगा इसकी फील्ड की इसको डिटेक्ट करवाने में कौन सा मतलब EM वैल्यू, उसके हम EM वैल्यू जो है ना, ये चार्ज टू मैस रेशो है। जैसे हमें चार्ज टू मैस रेशो पता चलेगी ना, तो इससे होगा ये कि हमें मालूम हो जाएगा कि इनका मैस कितना है, कौन सा आइसोटोप कितना गिर रहा है मैस के लिहाज से, क्योंकि ये डिफरेंट होती हैं मैस के लिहाज से, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की कमियाँ ज़्यादा होती है। और ये जो स्मॉल आ रहा है ये हमेशा वो रेडियस है उसका, ये जो रेडियस बना रहा है ये वाला, और ये जो E है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है जहाँ पे अप्लाई की जाती है, ताकि हम उसे चेंज करके तो उसका असल जो मैस है वो डिटेक्ट कर सके। तो ये था आज का सिंपल सा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे कंबस्शन एनालिसिस और एवरेज एटॉमिक मैस है सिंपल सा वो डिस्कस करेंगे।